हेलो जी। क्या हाल चाल? मिस्टर सोहम गुंटे, वी आर बैक। आज भी अगर हम लोग बात करें तो वैसे क्रिकेट जगत में कोई खास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। पर उड़ती उड़ती कुछ खबरें आई हैं जिसके बारे में हम लोग अगर डिस्कशन करें तो काफ़ी अच्छा होगा। और उसके अलावा अ, ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, इनका मैच काफ़ी अच्छे रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर एक लीड लिया था, डिसेंट लीड। उसको ओवरकम करते हुए इंग्लैंड ने एक बड़ा अच्छा ही सटीक जवाब दिया है, 248 फॉर 3 आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड डे। तो ये मैच का रिजल्ट आने ही वाला है। खैर, हम वापस आते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अब मैं दोबारा से अपने दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो पे आए हैं और आप लोगों ने इतना टाइम तक हम लोगों को देखा है, झेला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जैसे मैंने बताया, आप लोगों के इसी प्रोत्साहन की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और बिना झुबाई लेते हुए, काम करते हुए, हम आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट लाते रहेंगे। हाय एवरीवन, अनुराग मान अगेन फ्रॉम बैंगलोर इंडिया, सोहम गुंटे फ्रॉम यूएस, एंड वी बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन फॉर टुडे। आज का टॉपिक, जैसे मैंने बताया, अगर एक कोई थोड़ी बहुत उड़ती हुई खबर आई है तो वो यही है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की एक और डिमांड मान ली है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि गंभीर अपनी काफ़ी मनमानी करेंगे। वो रिजल्ट की अगर गारंटी देते हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज के अंदर वो कहीं ना कहीं कमी नहीं छोड़ने वाले। तो नेदरलैंड्स के एक्स ऑल बॉलिंग ऑलराउंडर रायन टेन डोशे और वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड्स इन इंडिया राइट नाउ, जो मुझे लगता है, मिस्टर अभिषेक नायर, वो दोनों भारतीय दल से जुड़ चुके हैं। और टी दिलीप, जो अपने फील्डिंग के अलावा उन्होंने जो एक ट्रेडिशन इंडियन क्रिकेट टीम में लाया है मेडल्स का, टू अप्रिशिएट फील्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मैच, उनको भी रिटेन किया गया है। पर डेफिनेटली फील्डिंग के लिए किया है, वो तो केवल एडिशन है। तो डोंट थिंक कि उनको उसके लिए ऐड किया गया है। पर हाँ, जैसे हमने बात की थी, गंभीर साहब की मर्जी है, वो चल रही है। ये दो एडिशन और हुए हैं। और इस पूरी फ्रीडम के साथ इंडिया श्रीलंका जल्द ही रवाना होने वाली है। 27 तारीख को इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी। तो देखते हैं कि इन चेंजेस के बाद, इस नई कोचिंग स्टाफ के बाद, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसे रहती है। तो मिस्टर सोहम गुड्डे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक काफ़ी समय बाद एक ऐसा एरा हमें दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कोच हैज़ स्टार्टेड टू डोमिनेट सिंस डे वन। तो ऐसा पहले भी हुआ था पास्ट में, लेकिन उस समय जो रिजल्ट थे वो इतने अच्छे नहीं रहे थे इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस तो इंडिया ऑफ कोर्स अच्छा ही करता है क्योंकि उस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो लोग। लेकिन उस तरीके से कि टीम के अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छा एनवायरनमेंट, उसमें थोड़ा इशू आया था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी चेंजेस आ रहे हैं उसको टीम इंडिया के जो कोर खिलाड़ी हैं या फिर नए खिलाड़ी हैं उसको किस तरह से देखेंगे? और गंभीर का आपको क्या लगता है कैसा बिहेवियर रहने वाला है? तो सबसे पहली बात तो मुझे रैन टेन डोस्काटे का प्रोनाउंसिएशन गूगल करना पड़ा, क्योंकि वो मैंने अभी उसका प्रोनाउंसिएशन गूगल किया तो उसका रायन टेन डोस्काटा ऐसा सरनेम है उसका। उसका प्रोनाउंसिएशन है तो वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, उसका हम उसको राया नहीं बोलेंगे आज से। तो वो शायद से फील्ड बॉलिंग कोच है या फिर, करेक्ट? बॉलिंग 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 कोच, राइट। बॉलिंग और कोच। अभिषेक नायर इज द बैटिंग कोच। बैटिंग कोच। यस। ओके। एंड अभिषेक नायर वाज द बैटिंग कोच आल्सो फॉर केकेआर, राइट। ओके। तो और अभिषेक नायर मुझे लगता है काफी बैलेंस पर्सनालिटी है। वो काफी सालों से मुंबई से खेलता आ रहा है रणजी ट्रॉफी। पर आई डोंट थिंक ही डिड रिप्रेजेंट इंडिया, राइट, ही बट डिड रिप्रेजेंट इंडिया फॉर अ वेरी रिप्रेजेंट इंडिया। वेरी लेस टाइम। पर वाज इन ऑलराउंडर और ही वाज अ बैट्समैन एंड ही यूज्ड टू डू बॉलिंग एज वेल। पर अभिषेक नायर का जो नाम सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया था वो दिनेश कार्तिक की इंडियन क्रिकेट में वापसी के लिए आया था। दिनेश कार्तिक ने मुंबई में जाके प्रॉपर 6 महीने के आसपास अभिषेक नायर के घर पे आस पड़ोस में रहते हुए उसके साथ ट्रेनिंग की थी।
और जब वो वापसी हुई थी तो ही क्लियरली मेंशन कि मैं आज अगर हूँ वापस सोच पाया हूँ, तो उसमें अभिषेक नायर का ही पूरा क्रेडिट जाता है। और वहां से वैलिडेशन मिलता ही अभिषेक नायर को, जो शायद केकेआर के लिए खेले भी हैं, और बाकी भी मुंबई वो इंडियंस के लिए भी, दोनों के लिए, मुंबई इंडियंस और वुमन केकेआर और के उनके लिए खेले हैं। तो उनकी वैल्यू उस सर्कल में, कोचिंग सर्कल में या मेंटोर सर्कल में उनकी काफ़ी वैल्यू बढ़ गई। और देखते देखते वो अभी केकेआर के मेंटोर हैं, अलोंग विद मिस्टर गौतम गंभीर। मैं एक बात सरप्राइज हूँ कि बीसीसीआई काफी पिछले एटलीस्ट 10 सालों से तो किसी भी फील्डिंग डिपार्टमेंट या बॉलिंग डिपार्टमेंट या फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में भी फॉरेन कोच लेने की जरा सोच नहीं रहा था, बिकॉज हमारे पास ही इतना ज्यादा टैलेंट है कोचिंग में कि हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं थी। पर इस डिसीजन से मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि रायन को लाया है जी जी सर ने। तो मतलब हमारे पास तो बैटिंग के काफी ऑप्शंस रहेंगे इंटरनली इंडिया में भी। तो फिर उनको क्यों प्रेफर किया, आप देखना पड़ेगा। हाँ, भारत अरुण रवि शास्त्री के टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल थे, और उसके अंडर में बहुत बॉलर्स ने इम्प्रूव भी किया। पर वही है कि होता है ना कि आप एक टीम में परफॉर्म करते हो, और वो टीम के अंदर आपके खिलाड़ी कौन होंगे, आपकी टीम कौन होगी, वो आप पहले से पहचानते हो। तो ये फ्रीडम बीसीसीआई देती है। और एक फॉरेन प्लेयर का आना वो डेफिनेटली यही सिग्निफाई करता है कि पूरी फ्रीडम दी गई है कोच को, और उनको बोल दिया गया है कि आप इंडिया और फॉरेन के अभी चक्कर में ना पड़े, बट वी वांट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम यू with the best available facilities that we can provide to you. मैं तो वो तो जीजी का पूरा अब जो काम होने वाला है, उसे किलर माइंडसेट डेवलप करना पूरे टीम के लिए, कि बस कि हाउ टू विन अ गेम फ्रॉम एनी सिचुएशन एंड हाउ टू विन एवरी गेम। वो शायद सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ हो या ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या फिर वर्ल्ड कप फाइनल हो, उसको कैसे जीतना है, कैसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी है, कैसे टीम स्पिरिट दिखानी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं फोकस करना। आई थिंक दिस दिस इज वेयर गंभीर विल प्ले अ बिगर पार्ट। और जो डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में, जो रोहित शर्मा ने कल्चर स्टार्ट किया है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे फोकस मत करो, आप चाहे छोटा कंट्रीब्यूशन करो, पर मेक श्योर इट इम्पैक्ट्स योर टीम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ऐसे नहीं कि आप T20 में 40 बॉल 50 मार के चले गए, आप खुद नहीं तो 50 बनाई, आपके स्टैट अच्छे हो गए, पर टीम को उसमें से टीम को नुकसान हुआ उसमें। तो आई डोंट थिंक गंभीर विल टॉलरेट दिस। मतलब शायद द्रविड़ या रवि शास्त्री ऐसे प्लेयर थे वो जो प्लेयर्स को बैक करेंगे, ऐसे जैसे केएल राहुल को किया। बट आई डोंट थिंक कि अगर केएल राहुल वैसा परफॉर्मेंस देगा आगे, तो गंभीर उसको बैक करेगा। बिल्कुल। इसलिए इसलिए गौतम गंभीर ने ओडीआई में उसको लिया है, केएल राहुल को, और T20 में उसको चांस नहीं दिया है। क्योंकि नॉट बिकॉज केएल राहुल इज अ बैड प्लेयर, बिकॉज उसमें इंटेंट नहीं होता ना कि वो जाके पहली बॉल से ही मारा मारी चालू करे। तो मुझे ये लगता है कि गौतम गंभीर मतलब वो पूरा अब वो कोचिंग से ज्यादा थोड़ा सा माइंडसेट का गेम बन गया है इंडियन क्रिकेट में। बिकॉज प्लेयर्स रणजी खेल के आ रहे हैं, अंडर 19 से आ रहे हैं, तो बैट टेक्निक में तो वहां पे चेंज नहीं होगा अब। अगर जो चेंज होगा तो माइंडसेट में ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है, वर्ल्ड कप्स में कैसे हराना है टीम्स को। इसी बारे कुछ बायलैटरल तो हम काफी सालों से जीत रहे हैं और सब जगह पे जीत लिया हमने बायलैटरल। तो टीम तो स्ट्रांग है हमारी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और बीसीसीआई ने इतने अच्छे से पैसा इन्वेस्ट किया पूरे सिस्टम में कि वो पूरी पाइपलाइन बन गया अब टैलेंट की। तो टैलेंट की कमी तो अभी महसूस नहीं होगी कभी। एक का रिप्लेसमेंट हमारे पास, एक के रिप्लेसमेंट 4 रिप्लेसमेंट हमारे पास जो रणजी में बैठे हुए हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत है हमारे पास, पर इट्स अप टू गौतम गंभीर कि वो किसको चांस देगा और किसको नहीं देगा अब चांस। एब्सोल्युटली। और जैसे हमने बात की अभी, तो गंभीर के लिए चैलेंजेस भी काफ़ी होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर ही न्यूजीलैंड इंडिया आ रही है, और फिर इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होनी है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो इस बार 5 मैचों की सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 4 की हुआ करती थी। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही उनको एक तरह से अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। पर जैसे हमने बात की कि खिलाड़ियों को इंटेंट दिखाना होगा, तो मेरे हिसाब से अब कहीं ना कहीं कबीर की सोच यही होगी कि मेरे पास उन 20 से 25 खिलाड़ियों को पूल पहले से तैयार है, और मुझे केवल करना है इन लोगों को बैक। अब बैक उनको उनके टीम में सिलेक्शन के लिए नहीं करना, मतलब उनको डेफिनेटली एश्योरेंस दिया जाएगा कि भाई यू विल बी प्लेइंग फॉर सर्टेन टाइम, पर उनको बैक किया जाएगा उनके एटीट्यूड के लिए। कि अगर आपका एटीट्यूड, आपका इंटेंट उस लेवल का है जो टीम डिमांड कर रही है, और आप उसके
उसके हिसाब से आप डिलीवर कर पा रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, ओपनिंग हो, अगर आप वो परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ मैचेस खराब भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर आप एक एक लेवल का एक अश्योरेंस दे पा रहे हो कोच को, कप्तान को, कि हाँ, अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो आप उम्मीद कीजिए कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर आने वाला है। तो वो चीज बैक की जाएगी, और उसको बैक के बेसिस पे ही इंडिया डेफिनेटली अपना एक खेलने की नई शैली लेके आएगा। और ये जो इंटेंट आपने बोला कि हाँ, एक वो जो एक एग्रेसिव सोच, वो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने अंदर डेवलप करनी होगी, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जो एक किलर इंस्टिंक्ट है। क्योंकि परफॉर्मेंस को लेके, स्किल्स को लेके अब वो चीज़ें चली गई है, अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हो, considering that IPL is the toughest franchisee league in the world, where you get to play the best players that you will be playing against the international teams at the same time after the tournament. तो आपको वो एक्सपोजर अगर यहाँ पे मिल जाता है, तो आपके अंदर फिर केवल और केवल वो टेम्परामेंट और वो इंटेंशन वाली जो स्किल है, वो आपके अंदर आनी चाहिए। और वो अगर आ गई है, वो ये अगर ये इम्बाइब कर पाते हैं, गंभीर उसको डेवलप कर पाते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ एज ए कोच वो जस्टिफाई डेफिनेटली हो जाएगा। और इसमें मैंने देखा है कि एक दो प्लेयर जैसे यशस्वी जायसवाल, तो मुझे जायसवाल का एटीट्यूड बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। जायसवाल, he he not only does back his skills, but he also backs his aggression, या क्योंकि उसका क्लियर है कि भाई मेरे को तो ऐसे ही रहना है। आई डोंट हाँ वांट टू बी फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू बी हाँ फ्रेंड्स। उसका करेक्ट। सिंपल सिंपल है। उसका सिंपल है, और नो डाउट स्किल भी बहुत ज्यादा है जायसवाल के पास। और फिटनेस पे काफी काम किया उसने। आप हाँ, उसकी थाइस देखो, इतनी बड़ी थाइस बन गई है उसकी। बहुत हेल्दी है यार वो, अंदर से बहुत बहुत तगड़ा बहुत हेल्दी बन गई है। पावर बहुत है उसमें। आया था तो बहुत पतला था, बहुत वीक था। और उसने बहुत काम किया फिटनेस पे। तो समझ में आती है चीजें बिल्कुल। कुछ बालों में जेल वेल कुछ नहीं लगाएगा, एकदम बाल छोटे रखेगा। उसको पता है कि उसको किस चीज पे कंसंट्रेट करना है। बिल्कुल ज्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करेगा कि किसी से बात कर रहा है या फिर किसी पार्टीज वार्टीज में जा रहा है। उस टाइप का बंदा नहीं है वो। उसको बस टीम, उसको जीतना है वर्ल्ड को, उसको वर्ल्ड कप जीतना है। आप देखो, आप जब इंडिया अभी वर्ल्ड कप जीती है वेस्ट इंडीज में, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो यशस्वी जायसवाल दिख रहा था मुझे 15 में। कि वो शायद खेला नहीं था, पर उसको पता था कि यार what, मतलब उसको पता था कि मैं टीम में नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये महसूस करने, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है वो कि वो 15 में है। एट सच ए यंग एज, राइट? कि मतलब गिल को चांस नहीं मिला, उसको चांस मिला 15 में जाने का। और गिल एंड ही इज 2018 से खेल रहा है, 17-18 गिल से। 2018 से गिल काफी टाइम से खेल रहा है। और गिल तो मतलब प्रोस्पेक्टिव कैप्टन ही है ना इंडिया का। तो गिल की लेवल ही अलग है। मैं बोलूंगा कि अभी इंडिया गिल को अलग नजरिए से देख रहा है, और बाकी प्लेयर्स को अलग नजर से देख रहा है। वो कैप्टनसी के लिए ग्रूम कर रहे हैं गिल को, क्योंकि उनको उसको पता, थोड़ा शांत दिमाग है गिल का, अच्छे से सोचता है, और सबको चांस देगा, ऐसी मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है उससे कि अगर खुद भी बुरा परफॉर्म करने लगे तो ही हैव टू स्टेप डाउन। या फिर मतलब अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर दे वैसा। मतलब अगर T20 में वो ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो शायद 3 नंबर पे आ जाए, उस टाइप का कुछ, और फिर सूर्य कुमार को 4 नंबर पे खिलाए वैसा। मतलब ठीक है, मतलब गिल, देर इज नो डाउट कि गिल गिल के पास बहुत ज्यादा स्किल है, ठीक है। और मतलब मैं बोलूंगा गिल, जायसवाल और अभिषेक शर्मा, इन सब में अगर सबसे ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन होगा तो वो गिल ही है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब तीनों तीनों टैलेंटेड है। पर थोड़ा मतलब गिल को इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। उसके पास कैप्टनसी का एक्सपोजर भी है जो आईपीएल में अभी है, आया है उसके पास। तो वो चीजें है उनके उसके पास। पर नो डाउट गंभीर विल डू जस्टिस विद ऑल थ्री प्लेयर्स, आई एम श्योर अबाउट इट। एंड मे द बेस्ट प्लेयर प्ले द वर्ल्ड कप एंड द चैंपियंस ट्रॉफी। और ये देखना कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस टाइप की टीम होती है इंडिया की। मतलब शायद लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि इट विल बी अ रेप्लिका ऑफ 2023 वर्ल्ड कप, बिकॉज वो पूरी सेट ही टीम थी हमारी, वही बस कॉपी पेस्ट करनी है। और ये दुआ करनी है कि वर्ल्ड वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे पास लक हो, बस इतनी। बिल्कुल बिल्कुल, और लक के अलावा वो किलर इंस्टिंक्ट हो, हमें जरूरत ना पड़े कि ऐसी पिच हो वैसी पिच हो, पिच चेंज करानी हो। और बस एक ही सुनने में आया है कि जिसका अभी अभी जो 15 मैन सिलेक्शन हुआ है श्रीलंका टूर के लिए, ईशान किशन के अलावा बाकी पूरी की पूरी टीम, शमी तो खैर वापस अभी बाहर है चोट की वजह से,
बाकी हर किसी का सिलेक्शन हो गया है। तो ये है कि, नहीं माफ कीजिएगा, ईशान किशन के अलावा बाकी हर किसी को किसी ना किसी फॉर्मेट में जगह मिल गई है। जैसे जैसे जडेजा भी आउट है, बट बाकी को जगह मिल गई है। लेकिन ईशान किशन के साथ ही अलग हुआ। और गिल के बारे में बताओ तो मैं गिल का मानता हूं मैं कि हाँ टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन एक जो होता है ना कि एक डोमिनेंस वाला फेज, वो उसका भी आना बाकी है। वो जो सचिन का तो काफी लंबा रहा है यार, सचिन तो मतलब दैट्स व्हाई ही इज गॉड। जो विराट कोहली का 2012-13 से 2016-17 तक रहा, वो 4 या 5 साल विराट कोहली की, ऐसा टाइम गिल का भी आना जरूरी है। तभी वो उस कैटेगरी का प्लेयर बन पाएगा। अभी आया था वर्ल्ड कप से ठीक पहले, ही वॉज इन मिडास टच, पर उसको डेंगू हुआ और उसके बाद से मतलब उसके बाद से ही पता नहीं कुछ, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता गिल को देख के, जो उससे पहले लग रहा था कि यार रोहित शर्मा से ज्यादा वो स्टेबल लग रहा था ओपनिंग स्पॉट पे। और वो ज्यादा ये था कि चलो रोहित को बोल देंगे कि तू स्लॉक कर ले, सिर्फ तू इतना काम करके चला जा और ये बंदा इनिंग्स बिल्डअप कर लेगा। तो वो चीज हो नहीं पाई। शायद ऋतुराज गायकवाड़ को भी सिलेक्ट नहीं किया है ना। ऋतुराज का तो मुश्किल ही है। ऋतुराज का मैं बताऊं तो मेरा रीजन क्या है कि जो ऋतुराज जिस तरह का गेम खेलता है ना, वो उसके लिए वो ऐसा गेम गिल खेलता है। तो उसका फिर वही, जैसे अभिषेक शर्मा इसलिए नहीं आया क्योंकि यशस्वी जायसवाल उसका बिल्कुल कॉपी, यू नो, तो सेम टू सेम प्लेयर हो गया था। इस वजह से इन दोनों का, दे वर बोथ ऑफ देम वर अनफॉर्चुनेट। बट अदरवाइज ठीक है यार। अब देखो इतना कंपटीशन को आपको मिलेगा, ठीक है। आ, जब मौका मिले आप उसको भुनाओ, उसको यूटिलाइज करो और उसके बाद अपना जवाब देते रहो। मेरे को याद है गंभीर के साथ भी यही हुआ था, शिखर धवन के साथ भी यही हुआ था कि इन दोनों के समय में टीम इंडिया इतनी स्टेबल होती थी कि जब धवन का टाइम आया उस समय सहवाग था ओपनिंग पे, ठीक है। तो सहवाग को कैसे निकाला जाए, तो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जगह बनाई थी। और गंभीर के टाइम पे ये पूरा का पूरा ट्रायो, सचिन, सहवाग, गांगुली और ये लक्ष्मण, द्रविड़, ये पूरे 5 या 6 स्पॉट लेके बैठे रहते। गंभीर ने इतना वेट किया है पेशेंटली, इतना वेट किया है, मतलब सब बोलते थे गौतम गंभीर का सिलेक्शन नहीं हो रहा, गौतम गंभीर को जिम्बाब्वे भेज दिया जाता था और फिर बांग्लादेश भेज दिया जाता था, उसके बाद से कोई नहीं पूछता था। तो मुझे ये याद है पार्थिव होता है। पार्थिव पटेल को फेवर करते थे गौतम गंभीर के ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट चीजें होती हैं प्लेयर्स के साथ। यहीं पे थोड़ा लक देखा जाता है कि आप डिमांड के हिसाब से आप कब आ रहे हो टीम के अंदर। जैसे जब गिल आया तब उसको तुरंत एक टैग मिल गया कि ही विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ विराट कोहली। तो आप उसकी रिप्लेसमेंट को ऐसे तो हटाओगे नहीं, आपने उसको इतना टाइम दिया है, इतने लंबे टाइम तक उसको लेकर चल रहे हो, राइट। धोनी का आना क्यों हुआ था? धोनी का आना इसलिए हुआ था क्योंकि भाई धोनी भाई साहब क्या बोलते हैं, ऐसा विकेट कीपर इंडिया के पास था नहीं जो बैटिंग कर लेता था। नयन मोंगिया जैसे प्लेयर होते थे, सदगोपन रमेश जैसे होते थे ओपनर। तो नहीं हो सकता था, बहुत मुश्किल था। सॉरी, दीप दास गुप्ता था विकेट कीपर, दीप दास गुप्ता जैसे आप और विकेट एक कीपर होते आपकी थे। हमने एक बहुत विकेट कीपर्स ट्राई किए वो 3-4 बिल्कुल साल के फेज में ना, हमने 12-15 विकेट कीपर ट्राई कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई नहीं चला, फिर आपको ऐसा विकेट कीपर मिलता है जो बैटिंग विस्फोटक कर सकता है, तो होना ही था। सेम रविंद्र जडेजा के साथ हुआ कि जब आप युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट देख रहे थे, तो उस समय आपको एक ऐसा प्लेयर मिला कि हाँ जो चलो बैटिंग भी कर लेता और बॉलिंग काफी इफेक्टिव थी, और जो बाद में जाके टेस्ट मैचेस का परमानेंट बॉलर ही बन गया। कि हाँ, जडेजा के टीम इंडिया में होने से टेस्ट मैचेस में इंडिया ने हमेशा एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या बॉलर खिलाया है, हमेशा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो और ऊपर से फील्डिंग भी। ओवर फील्डिंग भी, तो रविंद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है अभी तक। अब वनडे में शायद ना हो उसका, लेकिन बहुत बहुत वैल्यूबल प्लेयर आया है वो बंदा। तो ऐसे ही मतलब खिलाड़ियों की स्पॉट, वही पांड्या जी का कैसे आना हुआ वैसे ही हुआ कि भाई आपके पास थे नहीं। तो ये लोग जो एक बोलते हैं ना, सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी पे आप अगर आपको हाँ, हाथ लग गई तो आप बीइंग एट द निकल राइट जाओ। प्लेस एट द राइट टाइम वैसा एग्जैक्टली सही। exactly। तो वही लोगों के साथ हुआ और आप देख सकते हैं कि आज ये मुझे लोग मुझे कहाँ एक बैठे हैं। एक बात पूछनी थी आपसे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की 11 क्या देखते हो? 15 नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी की 11, वो जानना है मुझे आपसे। बताओ। डायरेक्ट है, मैं बताता हूँ आपको। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, बिकॉज गंभीर आ गया, राहुल स्लैश ऋषभ पंत। ओके।
हाउ मेनी प्लेयर्स? 5। 5 प्लेयर्स, राइट। मैं फिर पहले नीचे से बताऊंगा, फिर बीच वाले प्लेयर को लेके आएंगे। बुमराह। बीच वाले प्लेयर तो चाहिए मुझे, ऊपर नीचे का नहीं, सबको आएगा पता है। आएगा, वो आएगा, मैं सोचने दो थोड़ा। बुमराह, सिराज, शमी, या सिराज या शमी। सिराज या शमी। सिराज या शमी। अर्शदीप। अर्शदीप, सिराज या शमी, तीनों में से कोई एक। ठीक है। तीनों में से कोई दो। नहीं, देखना पड़ेगा वो आप, क्योंकि पाकिस्तान का है ना ग्राउंड, तो शायद वहाँ पे फास्ट नहीं बॉलर नहीं, का। उन्होंने आईसीसी ने बोल दिया कि वो हटाएंगे, निकल रही है वहां से चैंपियंस ट्रॉफी। चलो ठीक है, फिर अगर दुबई में होता तो फिर तो यार स्पिनर ही चाहिएगा, फिर तो फास्टर चाहिए चाहिए, है ना। हाँ। श्रीलंका में तीन खेल सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो निकल रही है पाकिस्तान से, वो आ गया ऑलमोस्ट कंफर्म। हाँ। तो चलो फिर यही देखते हैं, अभी दो दो ही बॉलर रखते हैं, अर्शदीप और बुमराह। ठीक है। और कुलदीप और अक्षर पटेल। ठीक है। चार ये हो गए, और ऊपर से हो गए पांच वो। ठीक है। मैं एक शिवम दुबे को खिलाना चाहूंगा। ओके। और एक मैं खिलाना चाहूंगा वॉशिंगटन सुंदर को। या फिर मैं शिवम दुबे की जगह पे, अगर इंडिया पांच बॉलर के साथ जाता है, तो मैं खिलाना चाहूंगा रिंकू सिंह को। ये मेरी मैं वही प्लेइंग बोल इलेवन। रहा था कि रिंकू सिंह को खिलाएंगे। रिंकू सिंह को चांस देंगे अब। क्योंकि ओडिया में कभी कभी कोलैप्स हो गया है ना, तो आपको फास्ट बॉलर के साथ भी खेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बस स्पिनर को आके मार रहे हो। तो रिंकू सिंह इज अ बेटर प्लेयर। और रिंकू सिंह का सिलेक्शन शायद हुआ ही नहीं, शायद वनडे में मेरे हिसाब से हुआ है। रिंकू सिंह का नहीं हुआ है वनडे में। तो भूल जाओ फिर, वो नहीं आ रहा फिर। क्योंकि अभी वनडे बचे कितने हैं? 3 मैचेस ये हैं, और 3 अगले। तो रिंकू सिंह वनडे में नहीं है, वो वनडे में नहीं आ रहा, उसको भूल जाओ आप। ये दुबे जी, और ये आपके वॉशिंगटन सुंदर, या फिर सैमसन और ऋषभ पंत में से कोई एक। क्योंकि केएल राहुल अगर हाँ खेलता है हाँ, तो मुझे वही लग रहा है कि तीन में से कोई दो खेलेंगे, ऋषभ खेलें। पंत, केएल राहुल और आई सैमसन। सैमसन। तीन में से दो कोई तो खेलेंगे। दो खेलेंगे बिल्कुल अपना आराम से। बस तीनों विकेट कीपर बैट्समैन है ना। और फिर इंडिया वो कर लेगी शायद, क्या बोलते हैं, सुंदर को हटा के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले आया करेगी। और हाँ, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव रहने वाले हैं। तो ये 3 या 5 हो जाएगा। और टॉप 6 है, तो इंडिया 5 ही बॉलर के साथ जाएगी फिर। छठा बॉलर नहीं होने वाला। मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या खेलेगा, मुझे लग रहा है। देखते हैं हाँ कि। अगर हार्दिक पांड्या 15 में है तो यू आर नॉट गोइंग टू लीव हार्दिक आउट, And सिंपल। then he will play. If he is able to make cut to the top 15, then you cannot sit him out. वो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। हो ही नहीं सकता। पर वही ना, उसको सब मैचेस नहीं करेंगे, वो इंजोर हो जाता है यार, ओडीआई में वो 10 ओवर डालेगा ना तो इंजोर हो जाता है वो। ये यार। तो आज का डिस्कशन तो मेरे हिसाब से इतना काफी था, कि हम लोगों ने बेसिकली हमारा डिस्कशन गंभीर जी के आसपास ही रहा। और गंभीर कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर सिचुएशन में डाल चुके हैं हर किसी को, कि नहीं, उनका अगला गंभीर का मूव। भी फोकस T20 वर्ल्ड कप नहीं है, गंभीर का भी फोकस चैंपियंस ट्रॉफी ही है। हाँ। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी और WTC, दो बड़े इवेंट अभी आ रहे हैं। WTC अगले साल जून में होना है, उसके लिए अभी इंडिया को करीब 8 से 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 10 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। दो बांग्लादेश के अगेंस्ट है, तीन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और 5 फिर आपको खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो दस तो मैचेस न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड वाला है वो इंडिया में है, न्यूजीलैंड इंडिया में होने वाले हैं, और न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड जीत बांग्लादेश इंडिया जाएगा। में होना है। वो पांच जीत में रहे हैं। 5 मैचेस, और 5 मैचेस उधर होने हैं। पर भाई तो अब मुझे वही देखना है कि WTC में अश्विन को खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। अश्विन तो खेलेगा, अश्विन तो 100% खेलेगा। और ये पर लेकिन हो सकता है अश्विन जडेजा का लास्ट WTC हो, और हाँ। कुलदीप यादव को फिर थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलनी शुरू हो जाए। इंडिया को अब आगे देखना पड़ेगा, अगले कि आगे के हमारे बॉलर स्पिनर कौन होंगे जो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से दे हैव बीन देयर। तो यू नीड टू हैव रिप्लेसमेंट फॉर देम। तो करेक्ट। वही बता रहा हूँ, इस समय इंडिया का ट्रांजिशन फेज आ चुका है। और ऐसा ट्रांजिशन है कि जो भी अभी सेलेक्ट होगा, वो अगले 5 या 6 साल तक दे विल बी पार्ट ऑफ द क्रिकेट टीम। और वो परफॉर्मेंस करते रहेंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो हमारे हमारे पास जो 20-22 प्लेयर की पूल है, वही अगले 3 साल तो रहने वाला है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नए चेहरे
ये चेहरे देख के छोड़ के और नए चेहरे देखना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, इनके चांसेस बहुत कम है। बहुत कम है। और इसी के साथ कि यार चांसेस तो आते रहते जाते रहते हैं, पर सही समय पे सही तरीके से आप लोगों को बनाना चाहिए। तो उसी तरह से मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करूंगा कि आप भी इस चांस को बनाएं। क्या पता हम कल को आपको अपनी वीडियो में लेके आए। तो यही उम्मीद है कि आप लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू गाइस आर गोइंग टू सपोर्ट अस द वे वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू, and keep watching the content that we are going to produce now and in future. Thank you so much. Have a nice day, night, जो भी आप जिस भी जोन में हो, and bye bye. See you.